तो बेटा वर्क एनर्जी पावर के अंदर अभी हमें कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में खैर हमें पता है, पर हम फिर भी एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते, मतलब उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या रास्ता है क्या पाथ है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी मतलब दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स होता है, उससे ये मैटर थोड़ी ना करता है कि वो उनका पाथ क्या है, बस पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी दूर हैं कितनी पास हैं। ग्रेविटी जो है भाई भारत जो है हर किसी को ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है, पाथ पर डिपेंड थोड़ी ना करती है ये। हाँ बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। कोई अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो ग्रेविटी उस पर कम लगेगी, पास होगा जितनी पास होगा ग्रेविटी सबसे ज़्यादा लगेगी, और अगर पृथ्वी के नीचे चले जाओगे तो फिर ग्रेविटी फिर से कम होती चली जाएगी, ठीक है भाई। एक चीज़ और बता दूंगा, ये शुरू हुई है तो जैसे हम अर्थ से ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है, और जैसे हम अर्थ के नीचे जाने लगते हैं तभी भी ग्रेविटी कम होने लगती है, और सेंटर पर ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो है अर्थ के, इसलिए हम कभी अर्थ को बीच में से आर पार नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ग्रेविटी ज़ीरो है, शून्य है, और अर्थ के सरफेस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, हाईएस्ट, ठीक है। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन होंगे, जो कि पाथ को फॉलो करते हैं, जैसे फ्रिक्शन टोटली पाथ डिपेंडेंट ही है भाई, कि आप किसी चीज़ पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो वो मूव कर रही है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो जब तक आप किसी पाथ पर चलोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं करोगे, तब तक फ्रिक्शन आएगा भी नहीं, और फ्रिक्शन हमेशा पाथ पर ही डिपेंड करता है, इसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन का मतलब नहीं है कोई भी, ठीक है। चलो अब जरा वर्क डन को समझते हैं यूजिंग अ ग्राफ, ठीक है। कई बार आ जाता है भाई, नीट में आ जाता है, आपके एग्जाम में भी आ जाता है कई बार कि ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ की मदद से आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक ग्राफ होता है, फोर्स देखो ये रहा फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट की 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुए जी, 10 न्यूटन फोर्स लगा था, तो बताओ जी वर्क कितना होगा, वर्क डन, तो ये निकल कर आया वर्क, ठीक है। तो अब इनको देखो, अगर इसको मैं मैच कर दूँ ये और ये, है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके इस अंडर के एरिया को फाइंड आउट करना है, हाँ ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है, यही तो मेरा वर्क है, वर्क डन क्या यही तो है, ठीक है। स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप जो होती है किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो होती है एक्स और वाई का चेंज जो हो रहा है आपस में, वो इसकी स्लोप होती है, ठीक है। डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स, एक्स क्या है ये रहा, और वाई क्या है ये रहा। आप खैर ग्राफिकल चीज़ें तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्क जो होता है वो ऑलवेज एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर निकलता है। ग्राफिकल मेथड में वर्क निकालना हो इस एरिया के अंदर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर निकलता है। इस बात को ध्यान रखना, बस इस बात को याद रखना, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना ग्राफ रिलेटेड, अगर वर्क डन पे क्वेश्चन आ गया ग्राफ रिलेटेड तो तुम्हें पता चल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो हाँ एक ही बार निकलता है, ठीक है। देखो अब एरिया अंडर ट्रायंगल है क्या एक्चुअली, तो y इंटू एक्स, मतलब वही क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यही तो y और x है ना, कुछ और नई चीज़ तो नहीं, इसलिए। और एरिया अंडर कर्व जो है, जो कर्व बन रहा है, जो कर्व बन रही है क्या, यही तो एक्चुअली वर्क है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये सब समझ में आ गया, एरिया अंडर जो कर्व है, कर्व के अंडर जो एरिया है वो y इंटू एक्स है, इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और जो कर्व के अंदर जो एरिया है एक्चुअली वही वर्क है, तो वर्क इक्वल्स टू, बस बात खत्म। और मैंने क्या बताया था कि भाई वर्क जो निकलता है, वर्क डन जो निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होता है इन द केस ऑफ ग्राफिकल मेथड, वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। आप जरा ये देखो, यहाँ पर बेस क्या हुआ, ये नीचे वाला एरिया, और हाइट क्या हुई, यही वाला एरिया तो हुआ, तो ये था मेरा फोर्स और ये था मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है मेरा, हाइट मतलब 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 5, मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 10 50 टू 25, तो वर्क आया आपका 25 जूल। याद रखना बेटा, ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ये अब देखो एक बारी, ये छोटी चीज़ें हैं पर इतनी भी छोटी नहीं कि मैंने इग्नोर कर दी। जैसे कि वर्क जो होता है ना, वर्क ये क्या है, इसकी जो यूनिट है वो जूल है, क्या है बेटा, जूल है, याद रखना इस बात को, ठीक है। और खैर इसका हमने शुरुआत में तुमको वो भी बता दिया था, क्या बोलते हैं, डायमेंशन भी बता दी थी, है ना, वो ये थी ml2 t-2। अब अभी मैं एनर्जी बताऊंगा, वैसे याद रखना एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, ml2 t-2, ठीक है। देखो अब एनर्जी क्या होती है, शक्ति क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़रा समझ ले इस बात को।
एनर्जी। अब ये वो पावर वाला शक्ति नहीं है। एनर्जी का मतलब है किसी भी काम को, वर्क को करने की जो तुम्हारी कैपेसिटी होती है ना, वो उसको हम एनर्जी बोलते हैं। क्षमता कह लो उसको, है ना, और अच्छी हिंदी क्षमता ही होगी, अच्छी बात। तो किसी काम को करने की कैपेसिटी, जैसे मेरे अंदर एनर्जी है किसी काम को करने की, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। अब जैसे क्या हुआ, आप पूरे दिन पहले ही स्कूल से पढ़ के आए हो, थक गए, घर आए, उसके बाद आपको आपकी मम्मी ने या किसी ने कुछ काम बोल दिया कि यार ये काम कर लो आप, तो आप क्या बोलेगा, अरे अभी तो मैं इतनी दूर से ये स्कूल, मैं थक गया, मेरे अंदर ताकत नहीं है, आई डोंट हैव एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब है एनर्जी नहीं है, इसलिए काम नहीं हो सकता। तो किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी है उसी को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब किसी के अंदर एनर्जी ज़्यादा, किसी में एनर्जी कम, अब भाई यही है। वर्क एनर्जी पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। वर्क होगा ही नहीं अगर एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर उसे करने की। फोर्स कैसे पैदा करोगे, शक्ति कैसे लाओगे अंदर, पावर जनरेट कैसे करोगे, एनर्जी ही नहीं होगी तो, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जूल, क्या है, जूल। ओके। और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एज वर्क, ml² T-2, ठीक है। ओके। वैसे जो एनर्जी है ना उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, है ना, जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमने पढ़ी है 9th क्लास में, 8th क्लास में, कई एनर्जीज के बारे में हमने सुना हुआ है। सोलर एनर्जी से बोलते हैं हम, देखा नहीं, सोलर से लाइट आ जाती है, वो भी एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है। तो बहुत एनर्जीज हमने सुनी है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो मेन एनर्जी हमें पढ़नी है वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़नी है बेटा, वर्क एनर्जी पावर के अंदर जिस एनर्जी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा या क्वेश्चन जिससे आएंगे या जो एनसीईआरटी ने बोल रखा है वो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसको KE और PE इन शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। या आप ये भी कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास जो निकल कर आएगा वो मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है। अब याद रखना बेटा, एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, मतलब एनर्जी जो होती है पूरे एक सिस्टम की होती है, समझ गए, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है। एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होती रहती है, बदलती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। जैसे आपने किसी के गाल पे चांटा धर दिया तो आपकी जो एनर्जी थी वो किसी के गाल पे हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गई, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अभी बेटा हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ज़रा बड़े ध्यान से सुनेंगे। कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से उसके अंदर आ गई हो, क्या, किसी की बॉडी की पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी हो वो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब आप कह सकते हो स्टोर्ड एनर्जी, किसी के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि यार इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, अगर ये ढंग से मेहनत करे तो ये कुछ बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, नीट को ले सकता है, JEE कर सकता है, एडवांस कर सकता है, IIT जा सकता है ना, ये कुछ भी करियर में कुछ और कर सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, अगर वो यूज़ करे तो, ठीक है। तो स्टोर्ड उसके अंदर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसी के अंदर कैसे एक्वायर्ड होती है, दो तरीके से होती है, उसकी पोजीशन की वजह से भी हो सकती है, या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकते हुए, उसको दबाते हुए, उसके अगेंस्ट जब एक फोर्स लगाई जाती है ना, तब भी उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। थोड़ा सा एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक हाइट वाला एग्जांपल लेते हैं, पोजीशन वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर दबाने वाला एग्जांपल लेंगे। जैसे आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी होती है, अगर वो एक ही मंजिल पे रखी हो तो तुम्हारी टंकी में आने वाले पानी का प्रेशर इतना नहीं होगा। अगर वो दूसरी मंजिल पे रखी हो तो वो और तेज़ होगा, तीसरी पे और तेज़, चौथी पे और तेज़, पांचवी पे और तेज़। जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे आपने हाइट बढ़ाते चले गए, पोटेंशियल बढ़ती चली गई। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि आपने पेंसिल ली, इस पेंसिल को इतनी छोटी सी हाइट से छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसकी हाइट बढ़ाते बढ़ाते जाओ, इसको जितनी ज़्यादा ऊपर ले जाकर छोड़ोगे उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगी, ठीक है। और अगर मैं इसको ले जाकर 10वीं मंजिल से फेंकूंगा तो हो सकता है इस पेंसिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, बिल्कुल पॉसिबल है कि हो जाएंगे, ठीक है। आपको लगता है अच्छा ऐसे भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लो, उसे यहाँ से छोड़ना, फिर उसको एक मंजिल से छोड़ना, फिर उसको अपने फ्लैट की 10वीं 5वीं मंजिल से अगर इतने ऊँचे पे रहते हो तो वहाँ से छोड़ कर देख लेना, पर देख लेना बेटा नीचे कोई ना हो, कहीं किसी के सर पर छोड़ दो,
ठीक है। तो देखना वो कितनी तेज़ नीचे गिरता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पत्थर के। इसका मतलब जितना हाइट बढ़ती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। एक एग्जांपल ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसी चीज़ को प्रेस करने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, किसी चीज़ को अगेंस्ट मोशन में खींचने से भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जैसे एक धनुष बाण है, ठीक है। अब इस धनुष बाण को बो एंड एरो पे मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया इस बो पे, और ये जो रस्सी है, ये जो लास्टिक है, ये जो भी चीज़ यहाँ पे लगाते हैं, इसको मैंने खींचा ही नहीं, ऐसे ही रखा। अब क्या ये तीर कितनी दूर गिरेगा बताओ? ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, यहीं गिर जाएगा ये तो। हाँ। ये तो निकलेगा भी नहीं इसमें से हाँ। शायद, है ना। और अगर मैं इसको इतना खींच लूँ तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो ज़्यादा दूर हाँ। अब मैं इसको इतना खींच लूँ, इसकी बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक ले जाऊँ इसको, जितना भी ये पीछे खींच सकता है उतना खींच लूँ, तो बताओ ज़्यादा दूर जाएगा। तो क्यों जाएगा ये ज़्यादा दूर? क्योंकि हमने क्या किया, इसको उसकी जो पोजीशन में चेंज किया, पीछे इसको अगेंस्ट ले गए और उसको रोका, तो उसके अंदर एक एनर्जी तैयार हो गई। एक इस रस्सी में, इस इलास्टिक में, जो भी ये चीज़ है, इसमें एक एनर्जी तैयार हो गई। और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये इनिशियल पोजीशन में वापस आएगा, ये अपनी जितनी भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसने एक्वाइर्ड की थी, ये इस एरो में, इस तीर में डाल देगा, और ये तीर उतनी ही एनर्जी से आगे जाएगा, और शायद फिर वो हिट भी कर जाएगा फटाक, और हो जाएगा सियावर रामचंद्र की जय। देखो भैया, अगला स्प्रिंग होती है, आपको पता है। स्प्रिंग को अगर आप अगेंस्ट मोशन करें, स्प्रिंग को दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबा के यहाँ ले आए, ठीक है। इसको दबाया 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 दबाया, यहाँ ले आए, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जब आप ले आए, इसको अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने कुछ हल्का फोर्स लगाया, ज़्यादा दम नहीं लगा। फिर जब ये बेंड हो गई इतनी, तो अब आपका फोर्स क्या लगेगा? और ज़्यादा लगेगा, और शक्ति लगेगी ना। अब आपने इसको और ताकत लगा के और ज़्यादा दबा डाला। अब आपने क्या किया, पहले इसको दबा के यहाँ लाए, थोड़ा ताकत लगा, अब ये काफ़ी इसके अंदर दब गया, आपने और ताकत से इसको दबा दिया, तो अब इसके अंदर क्या हुआ? क्या ये आपके हाथ को पुश कर रही होगी, नहीं कर रही होगी? कर रही होगी। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा? ये दोबारा अपनी फाइनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, है ना। टॉय गन देखिए, टॉय गन में ये तो होता है, हम बुलेट को इस तरह से पुश करके छोड़ देते हैं, और जैसे ट्रिगर दबाते हैं, स्प्रिंग दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है, और वो बुलेट आगे की तरफ भाग जाती है ना। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते हैं जितनी फोर्स से। और याद रखना, ये फोर्स कैसी है? वेरिएबल, कांस्टेंट फोर्स नहीं है ये, क्योंकि शुरुआत में इतनी ताकत नहीं लगती, लेकिन बाद में हाँ, बाद में ज़्यादा फोर्स लगती है ना। जैसे जैसे बैंड होने लगती है, और ज़्यादा बैंड करने के लिए और ज़्यादा ताकत लगने लगती है। एनर्जी नहीं बेटा, फोर्स फोर्स फोर्स, है ना। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से यूज़ करना है, टर्म्स को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? पर भैया बर्फ में भी तो फोर्स, अगर फोर्स लगाते जब बर्फ। अब यहाँ पर एंट्री होती है हुक की। किसकी? हुक साइंटिस्ट हैं, उनकी एंट्री होती है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, इन्होंने जब देखा कि आपने एक स्प्रिंग को फोर्स डाल के दबाया, तब उन्होंने यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया। साइंटिस्ट तो इसी नज़र में रहते हैं, कहीं से भी एक फॉर्मूला बना दें, तो उन्होंने यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया। उन्होंने बोला कि आपने जो फोर्स लगाया स्प्रिंग पर अगेंस्ट, उससे क्या हुआ? कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कुछ वो अंदर की तरफ मूव हुआ, ठीक है। हाँ कुछ, हाँ उसके तो उसको उन्होंने एक्स बोल दिया। तो उन्होंने बोला जितना फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट बीच में फिट हुआ, एफ इक्वल्स टू के एक्स, इसको ही हम स्प्रिंग का कांस्टेंट बोल देते हैं। और ये किसने बताया जी? हमें हुक्स ने। और एक बात याद रखना, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल होता है। क्यों होता है? बताया ना कि स्प्रिंग को शुरुआत में दबाने में कम, और बाद में जब ये ज़्यादा ताकत लगती है, तो आपका फोर्स कांस्टेंट तो रहा नहीं, शुरू में कुछ लगा रहे थे, एंड में कुछ लगा रहे हो, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट वर्क डन इज। अब इसके अंदर जब आपको पता है कि आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हो अपने फोर्स में, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी होता चला जा रहा है। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, शुरुआत में फोर्स कम लगते हो, फोर्स कम लगता है, लेकिन स्प्रिंग ज़्यादा अंदर चली जाती है। लेकिन बाद में थोड़ा सा भी स्प्रिंग को अंदर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत फोर्स ज़्यादा लगता है पर और बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डेल्टा, मतलब बहुत छोटे स्केल पर लेते हैं टू कैलकुलेट। और फिजिक्स का तो रूल ही यही है, वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग बाय स्मॉल अमाउंट। स्प्रिंग को बहुत छोटे अमाउंट में डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क लगता है, जो
शक्ति मतलब कार्य किया जाता है, काम किया जाता है, वर्क डन किया जाता है, वो क्या है? तो वो है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। अब व्हाट इज एफ? एफ इज द फोर्स, वर्क काम, और डी क्यों है? स्मॉल वर्क, वेरी स्मॉल वर्क, और डी एक्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेटा डी एक्स और डी वाई की को कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन का। अब बेटा इंटीग्रेशन जिस बच्चे को नहीं करनी है, जिसमें मैथमेटिक्स से आता है उसकी तो बात ही खत्म, उसे तो आता ही होगा, और जिसे नहीं आती वो इंटीग्रेशन पे हमारा वीडियो देख ले, एक बार देखोगे ज़िंदगी भर सफल हो जाओगे। फिजिक्स में जितनी इंटीग्रेशन चाहिए होती है वो मैंने करवा रखी है, ईजिएस्ट वे पॉसिबल। कैसे सर्च करोगे? इंटीग्रेशन SVP इंस्टीट्यूट डाल देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और कहानी समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन होता है, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। ये x और 0 क्या है? हम मानते हैं कि भैया शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0 था, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0 था जब हमने उसको पुश नहीं किया, लेकिन जब हमने उसे पुश किया, उस पर जब फोर्स लगाई, किस पर? स्प्रिंग पर, तो उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, मान लेते हैं x डिस्प्लेसमेंट आया, वही तो माना। तो शुरुआती लिमिट क्या हो गई? इनिशियल लिमिट 0 एंड फाइनल लिमिट इज x। तो ये भैया इनिशियल एंड फाइनल लिमिट होती है। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं कि कांस्टेंट तुरंत बाहर आ जाता है, उसका इंटीग्रेशन होता नहीं, फिर x का इंटीग्रेशन होता है, और वो किस तरीके से होता है दिखा रखा है। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की जाती हैं, और वो हमने यहाँ पर की है। जो इंटीग्रेशन जानता है वो समझ रहा होगा व्हाट इज द स्टेप्स आर बीइंग फॉलोड, लेकिन जो नहीं जानता वो एक बार उसको ज़रूर रिवाइज कर ले। उससे क्या हुआ कि आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आया, द वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 kx²। ये फॉर्मूला आया और यही है दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना, जितना काम आपने एक स्प्रिंग के ऊपर कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जितना काम आपने एक स्प्रिंग को दबाने में किया, इसको यहाँ से मान लो इस पोजीशन में ले आए दबा के, आपने उतना काम किया इसको दबाने के लिए, वो सारा काम वेस्ट नहीं हुआ। आपको पता है ना भैया, एनर्जी, ये सारी चीज़ें, कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ये वेस्ट नहीं यार, ये चीज़ें वेस्ट नहीं होती कभी भी, ये कन्वर्ट हो जाती हैं, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर जितना भी काम किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मतलब काम हो गया इन दी एंड। जो भी आपने यहाँ काम किया ना स्प्रिंग को दबाने के लिए, वो सारा का सारा जो वर्क है वो जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे ही स्प्रिंग खुलेगी, जैसे ही स्प्रिंग हटेगी, एकदम से खुलकर अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएगी, और आपने जो भी इसके ऊपर काम किया था, जो भी इसके अंदर शक्ति लगाई थी, फोर्स लगाई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है, और एकदम से वो खुलेगा और इसका अपोजिट आपको रिएक्शन दे देगा। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होकर निकला, U इज इक्वल्स टू 1/2 kx²। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। देखो, या आप चाहो तो सीधा फाइनल फॉर्मूला याद कर सकते हो। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का सेम फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो भी आपने काम किया एक स्प्रिंग को दबाने में, वो उसी उतना ही वही काम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो गया। तो फॉर्मूला सेम रहा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को U बोल दिया तो यहाँ पर U है, और यहाँ पर W वर्क बोल दिया, बात दोनों का फॉर्मूला एक ही है। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ? तो ये इंटीग्रेशन हमने किया यहाँ से, और किस तरीके से लेकर आए, हुक्स लॉ का यूज़ करते होते हमने इसको ड्राइव किया। आप चाहो तो ड्राइव करना सीख सकते हो, इससे आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा, आपके पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, और क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन अगर नहीं करना चाहते, थोड़ी सी आलस है आपके अंदर, तो आप एक काम करना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लेना। एक कर लोगे दूसरा याद रहेगा, लेकिन इतनी रिलेशन याद रखना कि वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग टू पुश इट, है ना, टू कंप्रेस इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, आप इसको फाइनली याद कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखकर इंटीग्रेशन करते हुए ही इस डेरिवेशन तक आए, फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।